सारा प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। कोई भी देश कितना ताकतवर है और किस गति से विकास कर रहा है, ये काफी हद तक उस देश की आर्थिक सेहत पर निर्भर करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने जो लंबी छलांग लगाई है, उसी का नतीजा है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2024-25 तक भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उसे कोरोना संकट के चलते झटका जरूर लगा है। बावजूद इसके सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए जी जान से जुटी है और इस महत्वपूर्ण कार्य में एक शख्स के कंधों पर खास जिम्मेदारी है। वो है देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार प्रोफेसर के.वी. सुब्रमण्यन। भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार के.वी. सुब्रमण्यन बैंकिंग, कॉरपोरेट गवर्नेंस और आर्थिक नीति में दुनिया के जाने माने विशेषज्ञों में से एक हैं। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षा हासिल कर चुके डॉक्टर सुब्रमण्यन ने शिकागो यूनिवर्सिटी के बूथ स्कूल ऑफ बिजनेस से वित्तीय अर्थशास्त्र में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। श्री सुब्रमण्यन वैकल्पिक निवेश नीति, प्राथमिक बाजार, माध्यमिक बाजार और रिसर्च पर बनी सेबी की कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं। एकेडमिक करियर की शुरुआत से ही डॉक्टर के.वी. सुब्रमण्यन न्यूयॉर्क में जेपी मॉर्गन चेज के साथ कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। के.वी. सुब्रमण्यन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ले रहा हूं। आज हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब दुनिया अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है। एक तरह की आर्थिक तबाही झेल रही है। हमारा देश भी 3 महीने के लॉकडाउन के बाद अभी भी कोरोना की मार झेल रहा है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की शुरुआत हुई है, लेकिन अभी रफ्तार बहुत धीमी है। आपको क्या लगता है कि देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लौटने में लगभग कितना वक्त लग जाएगा? नमस्कार। आप यदि ध्यान दें तो जिस तरह की एक वैश्विक महामारी आई है जी, इस महामारी के चलते अनिश्चितता काफी बनी हुई है। यदि हम इससे पहले इस तरह की जब आर्थिक मंदी आई थी, यदि 2008-2009 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जैसे कहते थे, उससे यदि हम तुलना करें तो वो जो आर्थिक विषमता जो आई थी वो मूलतः आर्थिक कारणों से थी। बिल्कुल। इसके बजाय यदि आप हम ये जो महामारी के कारण जो आर्थिक जो कठिनाई आई है, इसका मूलभूत कारण तो महामारी है। और जब तक इसकी जो वैक्सीन है, वैक्सीन जब तक नहीं बन जाता और लोगों में ये विश्वास नहीं आता कि इस महामारी पे हम इस पे हम हावी हो सकते हैं, जो मानव जाति महामारी पे हावी हो सकता है, तो तब आएगा जब ये वैक्सीन जो है बन के आएगा और काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध। तब तक ये अनिश्चितता बनी रहेगी और अनिश्चितता के कारण ये होता है कि यदि मान लीजिए आप अपना ही बजट लें, तो यदि आपको यदि अनिश्चितता का अनुभव हो रहा है, तो आप शायद एक बड़ी गाड़ी या घर ऐसा एक निवेश आप ना करें। बिल्कुल। तो इसी तरह सभी लोगों का इसी तरह का एक सोच रहता है, तो जिसके चलते जो कंजम्पशन कहते हैं, डिमांड और कंजम्पशन, उस पर असर पड़ता है। तो ऐसा ही ये भारत में ही नहीं, सारे विश्व में ऐसा हो रहा है, क्योंकि जो अनिश्चितता है वो मूलतः ये महामारी से आ रही है। बिल्कुल। लॉकडाउन से हुए देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान को लेकर अलग अलग जानकारों का अलग अलग आकलन है। किसी का कहना है कि 20 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, तो किसी का आकलन है कि 40 लाख से लेकर 50 लाख करोड़ तक का नुकसान हुआ है। देश के आर्थिक हालात को सबसे नज़दीक से देखने और समझने और उसे मॉनिटर करने में आपकी शायद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। आपका क्या अनुमान है कि हमारे देश को कितना नुकसान हुआ है इस कोरोना महामारी के चलते? देखिए, इस सवाल का जब मैं जवाब देता हूं, इसमें ये भी हमें ध्यान रखना जरूरी है जी। कि मान लीजिए हमने यदि लॉकडाउन नहीं किया होता, तो वो उस स्थिति में किस तरह का
वातावरण बनता। यदि हमने लॉकडाउन नहीं किया होता, जो इसकी जो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो कहते हैं, जिसमें जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने इस पे रिसर्च किया है और ये बतलाया है, काफी लोगों की शोध से पता चला है कि यदि लॉकडाउन नहीं होता तो आज के तारीख में हमारे जो जितने मृत्यु ही करीब 30,000 से 70,000 तक हो सकते थे। बिल्कुल। और ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। तो जब ये महामारी आती है, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जान है तो जहान है, वो एक इस तरह का एक सोच हमें रखना पड़ा, क्योंकि एक महामारी ये महामारी ऐसी है जिससे काफी लोगों को काफी प्रभाव पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ी। तो लॉकडाउन तो जरूरी था, क्योंकि लॉकडाउन नहीं होता तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं, वेंटिलेटर्स हैं, ये सब, इन सबको इन सब में क्षमता बढ़ाने के लिए हमें समय चाहिए था, और वो ये लॉकडाउन ने दिया। इसके कारण जरूर अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि 1 जून के बाद जब जो लॉकडाउन जब निकाला गया, उसके बाद हम जो जैसे आर्थिक विशेषज्ञ हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर कहते हैं, जो कि ऐसा डेटा जो रोज आता है, तो उसको हम देख रहे हैं। और हम अभी ये हम देख रहे हैं कि अभी जो मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की खपत है, बिजली की खपत है, या फिर गूगल मोबिलिटी की, जो मतलब लोग कितना मोबाइल हो रहे हैं, या फिर आप देखें जो गाड़ियों की खरीदने की, ये सब जो इसमें काफी सुधार आया है 1 जून के मुकाबले, जब से हमने ये लॉकडाउन हटाया है। तो आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ है, लेकिन ये हमें जरूर ध्यान रखना है कि अनिश्चितता के कारण कुछ क्षेत्रों में डिमांड पे असर रहेगा। जैसे आप टूरिज्म ले लें, तो टूरिज्म में तो असर रहेगा, और ये जब तक अनिश्चितता नहीं जाती है तब तक वो डिमांड पे उस पर असर रहेगा। और उसका उपाय, जब तक वैक्सीन नहीं आता, उसका उपाय एक्चुअली सुलभ नहीं। डॉक्टर साहब, आप इतनी साफगोई से जवाब दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपके जवाबों को सुन के। आप की और आपके विभाग की एक महत्वपूर्ण भूमिका इकोनॉमिक सर्वे तैयार करने में होती है। जब अधिकांश एजेंसियां भारत के ग्रोथ रेट को माइनस में आने की भविष्यवाणी कर रही हैं, तब आपका क्या अनुमान है, क्या रहेगा? मतलब जब अगला बजट आप पेश कर रहे होंगे और आर्थिक सर्वे बजट से एक दिन पहले जब आप पेश करवाएंगे, तो क्या अनुमान रहेगा, किस तरह की स्थिति में हम रहेंगे? देखिए, ये एक ऐसा पेचीदा सवाल है, क्योंकि पेचीदा इसलिए है क्योंकि अनिश्चितता बहुत है। बिल्कुल। यदि इस साल के जो दूसरे भाग में यदि वैक्सीन बन जाए, तो जो आर्थिक जो वातावरण है वो बदलेगा। जो डर का एक माहौल बना हुआ है, वो डर का माहौल कम हो जाएगा। और जब डर का माहौल कम होगा तो लोग खरीद में और विश्वास के साथ जुटेंगे, तो उससे अर्थव्यवस्था में जरूर सुधार आएगा। बिल्कुल। लेकिन ये भी हो सकता है कि वैक्सीन जो है, मान लीजिए इस साल ना आए, ये भी मुमकिन है। तो उस स्थिति में जो अनिश्चितता है वो इस साल निपटेगा नहीं, और ये हो सकता है कि अगले साल ही ये जो सुधार है, पूरा जो ग्रोथ रेट, जो हमारी जो नॉर्मल ग्रोथ रेट है, वहां तक पहुंचने का जो सिलसिला है, वो ऐसा भी हो सकता है कि वो इस साल ना हो। तो ये दोनों स्थितियां हमें ध्यान में रखनी है। ये ऐसी एक अनिश्चितता है जिसको इवन जो एपिडेमियोलॉजिस्ट है वो भी ये नहीं कह पा रहे हैं कि कब वैक्सीन बनेगा। और क्योंकि अर्थव्यवस्था जो है ये महामारी पर काफी निर्भर है, महामारी पर विजय पर निर्भर है, तो इसलिए ये अनुमान लगाना कि इस साल कितना होगा वो एक कठिन कार्य है। हमने अनुमान लगाया है, लेकिन काफी उसमें अनिश्चितता है। ऐसा हो सकता है कि इस साल जो है हमारी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहे। ऐसा भी हो सकता है कि एक्चुअली दूसरे भाग में, इस वर्ष के दूसरे भाग में यदि अच्छा इकोनॉमी का जो अर्थव्यवस्था का जो परफॉर्मेंस अच्छा हो, तो ऐसा हो सकता है कि ज्यादा नेगेटिव ना हो, ये भी हो सकता है। कुल मिलाकर यह है कि जो लोगों का भरोसा और अंदर का आत्मविश्वास है, अंदर का डर है,
वो दूर होना चाहिए। मैं अगला सवाल ले रहा हूं डॉक्टर साहब। मौजूदा वित्त वर्ष से जो बहुत उम्मीद तो नहीं दिखाई देती, लेकिन 2021 और 22 का वित्त वर्ष भारत के लिए कैसा रहेगा? $5 ट्रिलियन की इकॉनमी की तरफ हम कितना आगे बढ़ पाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 की स्थिति को बचाए रखने, या यूं कहिए कि उसे दोबारा हासिल करने की ही चुनौती हमारे लिए बड़ी बन के सामने आए, कि मतलब अर्थव्यवस्था किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी 2021-22 में? चूंकि आगे का सवाल है, लेकिन चुनौती ये भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 में जितना हम सेल कर पाए हैं उतना तक भी बचा ले जाएं तो हमारे लिए उपलब्धि होगी। देखिए, इसमें दो मुद्दे हैं जिस पे हमें ध्यान देना है जी। एक ये कि जब हमने आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत का जो पैकेज जो सरकार लेके आई, यदि हम ऐसे पैकेज की तुलना बाकी देशों से करें, सारे देश इस तरह की एक कोविड पैकेज उन्होंने घोषणा की है, लेकिन भारत सिर्फ एकमात्र देश है जिसने इतने सारी रिफॉर्म की जो कदम है, वो सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म जैसे कहते हैं हम अर्थशास्त्र में, उनको लेके आया है। ये आप किसानों के लिए हो, या फिर आप जो लेबर कानून है उस पे लें, या फिर जो प्राइवेटाइजेशन है उस पे लें, तो ये जब हम कुल मिला के देखते हैं तो भारत एक ही देश है जिसने काफी सारे रिफॉर्म्स लाए हैं अपने कोविड के पैकेज में, और उसका आत्मनिर्भरता का जो संदेश जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, उसके चलते रिफॉर्म्स लाए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था पे ये असर पड़ेगा कि आगे चलते जो प्रोडक्टिविटी कहते हैं, प्रोडक्टिविटी उसमें विस्तार होगा और वो बढ़ेगा। तो जिसके चलते हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि अगले वर्ष से और उसके आगे जो हमारी जो ग्रोथ रेट है उसमें तेजी आएगी, और ग्रोथ रेट जब तेजी आएगी तो उसके चलते जीडीपी भी बढ़ेगी। दूसरी बात मैं ये भी रखना चाहता हूं कि यदि हम देखें जो पिछले साल में जो आर्थिक जो उस विकास दर में जो मंदी आई, वो मंदी भी इसलिए आई क्योंकि हमारे जो फाइनेंशियल सेक्टर है, जो हमारे बैंक्स ने करीब 2013-14 में जो लोन दिए थे, वो लोन खराब होने के कारण उसका असर था। और ये कई लोग ये कहते हैं वो तो 5 साल पुरानी बात है, लेकिन यदि आप ध्यान दें, जो बैंक जो लोन देता है, लोन की जो अवधि होती है, वो लोन की अवधि 5-6 साल होती है। तो जब खराब लोन मान लीजिए आपके 2013-14 उस समय में दिए गए, उसका जो फल है, वो जो विष जो लगाया गया था, वो विष का परिणाम तो 5-6 साल बाद ही आएगा। तो उसके चलते जो रिस्क अवर्जन कहते हैं, जो बैंकों ने ऋण देना कम कर दिया, इन सब के चलते जो आर्थिक विकास दर में मंदी आई। तो ये हमें ध्यान देना काफी उचित है इस संदर्भ में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ दें तो बाकी जो आपका रियल सेक्टर है उसमें जो फंडामेंटल्स है उसमें कोई बहुत ज्यादा खराबी आई है। फाइनेंशियल सेक्टर में जरूर काफी प्रॉब्लम्स आई थी, जिसके चलते ये ग्रोथ रेट कम हुआ। तो अभी जो पैकेज में सरकार ने जो 3 लाख करोड़ की जो ऋण की जो घोषणा की है, जिसके चलते अभी एक्चुअली जून महीने में काफी सारा ऋण दिया भी जा चुका है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स दोनों ने एमएसएमई को दिया है। तो इसके चलते जो है अब मुझे लगता है इसमें सुधार आएगी फाइनेंशियल सेक्टर में भी, और जिससे अच्छा एक आउटकम आना चाहिए। एक सवाल आपसे और ले रहा हूं आत्मनिर्भर भारत पैकेज को लेकर के ही, अगर आपको ठीक नहीं आएगा तो आप जवाब बिल्कुल मत दीजिएगा। सवाल यह है कि विपक्ष ने यह आलोचना की कि जैसे पश्चिम के देशों में पैकेज दिए गए तो लोगों के पॉकेट में कैश पहुंचा और कैश देने की बड़ी वकालत भी की गई। आपको नहीं लगता कि आत्मनिर्भर भारत पैकेज जो है, प्रधानमंत्री का जो स्लोगन था कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो उसकी जो पूरे पैकेज की जो चाबी है वो आपदा को अवसर में बदलना, इसको ध्यान में रख के किया गया। जबकि विपक्ष आरोप लगाता रहा कि जैसे
अमेरिका में, यूरोप में, जर्मनी में यूरोप का ही हिस्सा है ऑफ कोर्स, ब्रिटेन में, इन सब जगहों पर जो पैकेज दिए गए तो लोगों को कैश इंसेंटिव सीधे उनकी बैलेंस शीट के आधार पे, उनकी जो रिटर्न्स फाइल है उसके आधार पर दिया गया। अपने यहाँ जो एक गरीब तबका है, विपक्ष ने सिर्फ उनके खाते में कैश ट्रांसफ़र करने की मांग की और कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर नहीं आता। जिस तरह का इतना बड़ा पैकेज, आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई, उसमें जाहिर सी बात है कि 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट जो है सीधे सीधे ये कैश इंसेंटिव जो गरीब परिवार हैं उनके खाते में अगर पैसा जाता कुछ महीने तक तो ये आता, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं किया गया। इसके पीछे का क्या सोच थी, क्या रणनीति थी कि इस तरह का इंसेंटिव देने के बारे में हमने कोई विचार नहीं किया? देखिए, पहला इसमें 3-4 मुद्दे हैं जिस पे मैं रोशनी डालना चाहता हूं जी। पहला ये कि यदि आप बाकी देशों की जो पैकेज है उसको देखें तो जैसे हम अर्थशास्त्री कहते हैं फिस्कल, मॉनेटरी और लिक्विडिटी, ये जो तीन क्षेत्र होते हैं, इन तीनों क्षेत्रों का सम्मिलन किया गया सारे देशों में, और जहां पे ज्यादा स्पेस थी उसका देशों ने उपयोग किया है। उदाहरणतः मैं लेता हूं, आप यूनाइटेड किंगडम का पैकेज ले लें। यूनाइटेड किंगडम का पैकेज जो आया तो 15% जीडीपी का 15% कहा गया, लेकिन उसका जो फिस्कल पैकेज है, फिस्कल पैकेज मात्र 3.5% है। 15% उनका पूरा पैकेज है, उसमें फिस्कल 3.5%। दूसरी बात ये कि बाकी देशों में जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो पीडीएस कहते हैं, जो राशन की दुकान, विदेशों में ऐसी एक व्यवस्था नहीं है। तो जो कैश दिया गया, वो कैश को लेके लोग जो गरीब लोग हैं उनको खाना वगैरह के लिए खरीदने के लिए वो उसका उपयोग करते हैं। हमने क्या किया, हमारे यहाँ पे पीडीएस सिस्टम है, राशन कार्ड है, जिससे करीब 70 से 75% जो आबादी है वो राशन कार्ड से राशन ले सकती है। तो अभी जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत करीब 35 केजी अनाज हर महीने दिया जाता है हर परिवार को। इसके अलावा ये कोविड पैकेज में इसकी जो गणना है वो बढ़ाई भी गई। 5 केजी अनाज हर व्यक्ति को, यदि आप 5 लोग ले लें किसी परिवार में तो 25 केजी अनाज और बढ़ाया गया, जिससे 35 और 25 ले लें तो 60 केजी अनाज। तो जब हम इसको काइंड में जो अनाज सीधे दे रहे हैं, तो फिर जो बाकी देशों में क्योंकि उस तरह की व्यवस्था नहीं है तो उन्हें ज्यादा कैश देना पड़ा। इसके अलावा ये भी आप ध्यान में रखें कि जो मार्च में जो पैकेज दी गई थी उसमें भी जो गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें धनराशि भी दी गई थी इसके राशन के अलावा। तो ये तुलना जब हम करते हैं तो हमें जो अंतर है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए, वरना ऐसा यूं हो जाता है जैसे आप आम को लें और सेब को लें और दोनों की तुलना करने लगे, तो ये तो सही नहीं होगा। बिल्कुल। इसके अलावा मैं तीसरी बात ये कहना चाहूंगा कि जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि अनिश्चितता के कारण जो अभी डिमांड ज्यादातर आवश्यक वस्तुओं में ही उसका पैसा खर्च किया जा रहा है। ये सिर्फ भारत में ही नहीं, अभी मैं कुछ शोध पढ़ रहा था जो यूनाइटेड स्टेट्स से आ रही है। यूनाइटेड स्टेट्स में नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जो रिसर्च करती है, उन्होंने कुछ रिसर्च स्टडीज डाली हैं जिसमें ये दिखाया गया है, साफ साफ दर्शाया गया है कि जो चेक्स यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने भेजा है वो धनराशि सिर्फ और सिर्फ खाने पे खर्च हुआ है। बाकी जो ड्यूरेबल गुड्स जो कहते हैं, ड्यूरेबल गुड्स की खरीदारी में उस कैश का उपयोग हुआ नहीं है। और वही चीज हमने सीधा अनाज देके उसकी भरपाई की है। तो ये सब अंतर हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम तुलना करते हैं, और एक मूलतः सब मिला के सम्मिलित करके हमें इसका विश्लेषण करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बेहतर डॉक्टर साहब, आपने इस सवाल का बहुत बेहतर जवाब दिया। कोरोना के दौरान दुनिया भर में चीन की इमेज एक अविश्वसनीय राष्ट्र की बनी है। हमें उम्मीद थी कि चीन से नाराज कई
अमेरिकी, जापानी और कोरियाई कंपनियां भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाएंगी और निवेश भी करेंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ बहुत दिखाई नहीं दे रहा है। ये ज़्यादातर दूसरे देशों में ट्रांसफ़र हो रही हैं। आपको क्या जानकारी है कि कुछ कंपनियां क्या हमारी तरफ भी रुख कर रही हैं क्या? देखिए, इसमें आप जैसे आर्थिक विश्लेषण का आप वो कह रहे थे, जैसे हमने इकोनॉमिक सर्वे में जी इस साल जनवरी में जो इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत किया गया था, उसमें हमने एक अध्याय इसी पे लिखा था। बिल्कुल। इसमें जिसमें हमने ये बताया था कि जो नेटवर्क प्रोडक्ट्स जो कहते हैं, ग्लोबल वैल्यू चेन्स, भारत को उसमें फोकस करना चाहिए। यदि हम भारत और चीन का जो निर्यात का जो जिस तरह का एक परिस्थिति आया है उसका विश्लेषण करें, तो ये साफ साफ दिखता है कि चीन ने जो है एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रैटेजी का अमल किया है। इसका मतलब ये कि उन्होंने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पे ध्यान दिया और उसी पे सारी जो उनकी जो जो एनर्जी है उसी पे उसको केंद्रित किया। इसके विपरीत भारत में जो पिछले करीब 20-25 साल में भारत ने फोकस होके अपनी एनर्जीज जो है उसको केंद्रित नहीं किया। और जो हमने इसमें ये दर्शाया था, यदि भारत भी एक बड़ा निर्यात देश यदि भारत को बनना है, तो इस तरह का एक केंद्रित जो फोकस स्ट्रैटेजी जो कहते हैं, और लेबर इंटेंसिव, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी लेबर की काफी उपलब्ध लेबर अवेलेबल है, तो हमें भी उसी तरह की एक रणनीति अपनानी पड़ेगी। ये कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि कोविड के चलते और जो ट्रेड पे असर पड़ेगा, तो इससे क्या हम वही रणनीति हम कर सकते हैं। तो इसमें ये मेरा कहना ये है कि भले ही ट्रेड, मान लीजिए देश विदेश में जो सारे ट्रेड है वो मान लीजिए कम हो भी जाए, तो आज के तारीख में भारत की जो 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 प्रपोर्शन है ट्रेड की, वो बहुत कम है। इसलिए भारत के पास काफी स्कोप है इसको बढ़ाने के लिए, और हमें इसमें काफी केंद्रित होके, फोकस्ड होके जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं और नेटवर्क प्रोडक्ट्स, उन्हीं पे ध्यान देना चाहिए। और ज्यादा मूलतः हमें लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए, ताकि हम हमारी ऊर्जा है उसको इधर उधर सब कुछ करके उसका खपत कर दें। हमें केंद्रित होकर एक्चुअली काफी कॉन्सेंट्रेट होके कुछ सेक्टर्स में ध्यान देना चाहिए जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। तो यदि हम वो करेंगे तो उससे जरूर हमें 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 सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल। देश में इस समय हर सेक्टर भारी संकट में है। उद्योग को रियायतों की ज़रूरत है। मध्यम वर्ग के सामने सैलरी कट और लोन की किस्त सब भारी पड़ रही हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं। मजदूर और छोटे बड़े दुकानदारों की भी जेब खाली है। राज्य सरकारों को जीएसटी का पैसा नहीं मिल पा रहा है। उनके सामने कर्मचारियों को सैलरी देने की भी समस्या खड़ी हुई है। कारपोरेट टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के पास पैसा कहां से आएगा और क्या वैकल्पिक उपाय होंगे इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए? पहले मैं ये कहना चाहता हूं इसमें कि जो केंद्र सरकार ने जो राज्यों को, जनरली यूं होता है कि हर महीने जो केंद्र सरकार 14 में एक भाग हर महीने जो है राज्यों को देती है। और इसका जो अनुपात है, अमाउंट है, वो भी इस बजट की जो आंकड़े होते हैं उसको लेके तय किया जाता है। इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि केंद्र सरकार ने जो बजट में जो नंबर्स जो किए गए थे, उसी फॉर्मूला को लेके केंद्र सरकार ने राज्यों को पैसा दिया है। जबकि हमें पता है इस साल की जो रेवेन्यूज हैं उसमें काफी कटौती होगी। इसके बावजूद जो केंद्र सरकार ने साफ साफ ये किया है कि, तो हम ये भी, केंद्र सरकार ये भी कह सकती थी कि क्योंकि हमारी जो रेवेन्यूज है वो उसमें काफी कटौती होगी, तो हम जो 14 में एक भाग जो है वो उसकी कम अमाउंट लेके उस पे हम देंगे। लेकिन ऐसा केंद्र सरकार ने किया नहीं।
क्योंकि केंद्र सरकार ये जरूर समझती है कि राज्यों को इस समय पे, क्योंकि वो ये जो महामारी है इसके लिए कदम उठा रहे हैं, तो उन्हें पैसे की जरूरत है। इसीलिए केंद्र ने जो 14 में एक भाग जो है वो बजटेड अमाउंट पे दिया है, ना कि रिवाइज्ड अमाउंट। तो ये पहला ध्यान देने योग्य है। हमारे व्यूअर्स इसको ध्यान में रखें। दूसरी बात ये कि आपका कहना सही है कि इस साल जो रेवेन्यूज है उसमें जरूर कमी आएगी। तो इसीलिए करीब 1 महीने पहले सरकार ने जो जो ऋण की जो मात्रा है उसको बढ़ाया है, करीब 50% बढ़ाया है, तो जिससे कि जो कमी है उसकी भरपाई की जा सके। जहां तक मेरी जानकारी है कि आप आरबीआई में भी जुड़े रहे हैं, कई अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि रेटिंग की चिंता को नज़रअंदाज करते हुए अधिक नोट छापकर इस समय हर वर्ग को मदद देनी चाहिए। इसे अर्थशास्त्र में हेलीकॉप्टर मनी कहा जाता है। आप क्या मानते हैं कि अधिक नोट छापने से नुकसान है या आम लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, इससे सहूलियत मिलेगी? इस बारे में सरकार कोई विकल्प सोच रही है या जिस तरीके से सरकार आत्मनिर्भर भारत पैकेज के बाद जिस एजेंडे पर, जिस विजन के साथ चल रही है उसी पर चलेगी? देखिए, इस समय क्योंकि एक समय है जो शायद हम लोगों ने अपने जीवन काल में कभी इस तरह का एक समय अनुभव किया नहीं होगा, तो ऐसे एक समय में सारे विकल्प जो है सरकार उन पे ध्यान देती है और उनका विश्लेषण भी करती है, और सरकार और रिजर्व बैंक मिलजुल के इस पर जो जो निर्णय है वो लेंगे। और ये जरूर मैं कह सकता हूं कि हम लोग जो भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे सही है उसका काफी विचार विमर्श करके उसका निर्णय लेते हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी से लेकर पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन और नोबेल विजेता अभिजीत मुखर्जी तक ने कहा कि तत्काल मजदूरों और गरीब लोगों के खाते में नकद पहुंचाने की ज़रूरत है, जो हम चर्चा भी कर रहे थे। जहां तक मुझे जानकारी है कि आपने शिकागो यूनिवर्सिटी में अपने गाइड रघुराम राजन के अंदर में पीएचडी भी आपने किया है। रघुराम राजन जी ने कहा कि अगर करीब 12-13 करोड़ गरीब परिवारों को 5,000 रुपया दिया जाता है तो बमुश्किल 60-65 हज़ार करोड़ रुपए खर्च होंगे, और 2 ट्रिलियन से ज़्यादा की बड़ी इकॉनमी वाले देश में करीब 30-40 लाख करोड़ के सालाना बजट वाले भारत में ये करना बहुत मुश्किल नहीं था। क्या कहना है आपका? मैं एक उदाहरण दूंगा। यदि आप महाभारत में देखें जी, तो महाभारत में द्रोणाचार्य और अर्जुन दोनों निपुण थे, धनुर्विद्या में काफी निपुण थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो हर बाण जो अर्जुन चलाता था वो द्रोणाचार्य जो चलाते थे वही था। उनके बाणों में अंतर भी हो सकता है, लेकिन दोनों का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक ही रहती है, देश की भलाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। और इस शानदार उत्तर के लिए डॉक्टर साहब आपको वाकई में बहुत मुबारकबाद देता हूँ। वैसे तो शेयर बाजार की अर्थव्यवस्था का विश्वसनीय पैमाना नहीं माना जा सकता, लेकिन करोड़ों मध्यम वर्गीय लोग बड़ी मात्रा में शेयर बाजार में निवेश करते हैं। मार्च से ही लगातार शेयर बाजार गिरते गिरते धराशायी हो चुका है। आप शेयर बाजार को मॉनिटर करने वाली संस्था सेबी से भी जुड़े रहे हैं और अर्थशास्त्र को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। शेयर बाजार को जनवरी फरवरी वाली स्थिति तक पहुंचने में आपको क्या लगता है कि कितना वक्त लग जाएगा? 1 साल पूरा लग जाएगा या उससे ज़्यादा भी लग सकता है? देखिए, मैं शेयर बाजार का पर ध्यान तो देता हूं, और शेयर बाजार में जो ऊपर जाना और नीचे गिरना जो होता है वो रियल इकोनॉमी के साथ उसका एक जरूर एक लिंक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शेयर बाजार ही सबसे महत्वपूर्ण एक आंकड़ा है। तो यूं भी होता है कई बार कि इकोनॉमी अच्छा हो रहा है और शेयर बाजार नीचे जा रहा है, या ऐसे भी होता है कई बार कि इकोनॉमी उतना अच्छा नहीं कर रही है तब भी शेयर बाजार अच्छा कर रहा है। क्योंकि शेयर बाजार में जो होता है वो आगे के समय में जो होगा, फ्यूचर में जो होगा उसके चलते होता है। तो इसको हम ध्यान देते हैं, लेकिन इस पे हमारा ध्यान ज्यादा एक्चुअली जो राष्ट्र की जो अर्थव्यवस्था है उस पे और लोगों की
की जो ज़रूरतें हैं उस पर हमारा ध्यान रहता है। बिल्कुल। मजदूरों की घर वापसी से पंजाब हरियाणा के किसानों को खेती में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई, दिल्ली, गुजरात के उद्यमियों को भी श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। क्या मजदूरों के पलायन से औद्योगिक राज्यों को उद्योगों को चलाने में और मूल राज्यों को बेरोजगारी समायोजित करने में समस्या नहीं होगी, और इससे आर्थिक परिवेश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक तरफ मजदूर चले गए, जहां चले गए वहां काम नहीं है, और जहां काम है वहां भी मजदूर उपस्थित नहीं है। तो इसको लेकर के कोई आप लोगों ने इस पर वर्किंग की है कि भाई उद्योगों को पटरी पर लाने के लिए बड़ा जरूरी है आर्थिक पहिए को चलाने के लिए? देखिए, इसमें एक दो मुद्दे हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है। पहला ये कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ये इसलिए भी है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर, हमारे जो लेबर मार्केट है उसमें जो इनफॉर्मल सेक्टर है, इनफॉर्मल सेक्टर की जो नौकरियां हैं वो काफी ज्यादा हैं। करीब करीब 90% आज के तारीख में जो है हमारी नौकरियां इनफॉर्मल सेक्टर में है, और इसीलिए जो माइग्रेंट वर्कर्स है उस पे असर पड़ता है। इसमें दो कदम जो सरकार ने उठाया है कि काफी महत्वपूर्ण है। एक ये कि जो राशन है, राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की जो पहल की जा रही है, और ये पहल इसी साल ये संपूर्ण होगा। तो इससे जो माइग्रेंट वर्कर्स है उसको उनको काफी लाभ मिलेगा, क्योंकि आज की तारीख में जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो राशन दुकान पे जाके, जहां वो काम करते हैं वहां पे जाके वो उसका अनाज नहीं ले पाते हैं। तो इससे उनको कठिनाई होती है। ये एक। दूसरी बात, जो हम काफी सारे जो लेबर कानून है, लेबर कानूनों में सुधार लाया जा रहा है। हमने जो जुलाई 2019 में जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें ये दर्शाया था कि लेबर कानून का जो हमारे काफी कठिन होने के कारण नौकरियां जो है फॉर्मल सेक्टर में बनती नहीं है। तो उस पे भी काफी अच्छा काम हो रहा है, जिसके चलते जो फॉर्मल सेक्टर के जो के नौकरियां हैं वो भी बनेंगी, तो इससे इसमें कमी आएगी। बिल्कुल। और इसके अलावा तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो माइग्रेंट वर्कर्स के कारण जो अभी हुआ है, इससे एक अच्छी बात ये आई है कि जैसे हम कहते हैं कि जब तक आप धूप में ना जाओ तो छांव का मतलब पता नहीं चलता, वैसे ही इस अभी ये मुद्दा हुआ, इससे ये भी दर्शाया गया कि माइग्रेंट वर्कर्स हमारे अर्थव्यवस्था के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इससे ये भी एक एहसास आया है लोगों में कि माइग्रेंट वर्कर्स को हमने एक्चुअली फैसिलिटीज अच्छे देने हैं ताकि वो उनको हम रख सकें। तो माइग्रेंट वर्कर्स के वापस जाने के कारण कुछ शहरों में जो वेजेस हैं वो भी बढ़ी हैं। तो इससे जो राशि जो मिलेगी माइग्रेंट वर्कर्स को उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई। तो इससे एक्चुअली एक अच्छा ये भी आया है, लेकिन ये जरूर कहना जरूरी है कि ये एक मुद्दा है जिसपे अभी काम करना और बाकी है। बिल्कुल जाहिर है डॉक्टर साहब कि हमारे यहाँ देरी होती है। सुरेश तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट माइग्रेंट वर्कर्स और जो है असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर एक बहुत ही अच्छी डॉक्यूमेंटेड रिपोर्ट है। मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार उस रिपोर्ट को ही ठीक से लागू कर दे तो माइग्रेंट वर्कर की सारी समस्या वंस फॉर ऑल सेटल हो जाएंगी। विदेशों में बसे भारतीय अपने देश में डॉलर भेजते रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट में इनकी स्वदेश वापसी के बाद इस पर कितना असर पड़ने की संभावना है? इस पर कोई वर्किंग डॉक्टर साहब आप लोगों ने की है क्या? दोबारा बताइए। मेरा सवाल यह है कि जो विदेशी जो इंडियन डायस्पोरा है बहुत बड़े पैमाने पर पैसा रेमिट करता है विदेश से इंडिया में। अब इस कोरोना महामारी के कारण बहुत सारे लोग अपने देश वापस आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपने काम धंधे से दूर हो गए हैं। तो इसको लेकर के हमारे माने फॉरेन रिजर्व पर या हमारी इकोनॉमी पर कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका अपने देश डर के मारे भाग के वापस आ चुका है। ये एक अच्छा सवाल आपने पूछा है। जो हमारे जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं बाकी देशों में, वो जब पैसा भेजते हैं अपने देश में, अब तो उससे रेमिटेंसेस जो कहते हैं रेमिटेंसेस बढ़ती हैं। कि जिस तरीके से
पर्यटन और होटल उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है। करीब 10 करोड़ लोग इस सेक्टर में रोजगार प्राप्त हैं। दूसरा उसी से जुड़ा है कि कृषि इस वर्ष की जीडीपी को किस हद तक संभालेगी, और एमएसपी को जो 3% तक आप लोगों ने बढ़ाया है, क्या उसको आप पर्याप्त समझते हैं? और किसान जो है, क्या एमएसपी पर जो रेट बढ़ाया गया है अपनी फसल बेच पा रहे हैं, और किस तरह के ट्रेंड आपके पास आ रहे हैं? मतलब आप किस तरीके का ट्रेंड रिसीव कर रहे हैं? हाँ, इसमें यदि आज ही मैं देख रहा था, जो हमारी जो रूरल एरियाज हैं उसमें जो नौकरियों का जो ट्रेंड है वो काफी अच्छा अभी प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बारिश सही समय पे आई है, जिसके चलते जो आपके इसके कार्य हैं, एग्रीकल्चर के जो कार्य हैं उसमें काफी तेजी आई है। तो रूरल एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हुआ है काफी। और इसके अलावा जो हमने जो रिफॉर्म के कदम उठाए हैं जो फार्मिंग सेक्टर में, जैसे आपका एपीएमसी एक्ट जो है उसमें चेंज लाने का, उसमें फर्क लाने का, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है उसको भी बदलने का, तो इसके चलते जो आपकी जो किसान की जो आमदनी है उस पे काफी अच्छा एक असर पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश में कृषि में करीब 45% लोग कृषि करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक गणना है जिसमें लोग कृषि से अपनी गुजर बसर करते हैं। तो ये जो कदम हमने उठाए हैं इससे मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक असर पड़ेगा। अभी जो शॉर्ट टर्म में अभी तक जो खबर आ रही है वो अभी उतना मतलब काफी अच्छा ही लग रहा है। बिल्कुल। एक और आत्मनिर्भर भारत, दूसरी तरफ निगेटिव जीडीपी ग्रोथ। हिंदुस्तान में इकॉनमी के दो बड़े पिलर दिल्ली और मुंबई, दोनों में कोरोना ने रफ्तार जो है, दोनों शहरों में कोरोना ने जो है रफ्तार रोक रखी है। आखिर उम्मीद की वजह कैसे बनेगी कि जब ये दोनों शहर जिस तरीके से रुके हुए, एक पॉलिटिकल कैपिटल है, एक इकोनॉमिक कैपिटल है, इकोनॉमिक कैपिटल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपको नहीं लगता कि जब पूरी दुनिया ने एक तरीके से अपनी इकोनॉमी को खोल दिया है, एक अपनी एक्टिविटी को खोल दिया है, वैसे में हमारे देश की आर्थिक राजधानी अभी भी पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है? बड़ी मुश्किल से लोकल ट्रेन वहाँ शुरू हुई है, और मुंबई में 10 साल मैंने बिताए हैं। अगर वहाँ लोकल ट्रेन बंद होती है तो समझिए कि मुंबई बंद होती है। तो ऐसे में देश की आर्थिक राजधानी को गति देने के लिए, वहाँ एक अच्छा माहौल क्रिएट करने के लिए भी सरकार को कुछ करना चाहिए। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की चीज़ों में सुझाव आपकी तरफ से जाता है, तो आपके क्या सुझाव हैं? कैसे मुंबई को वापस पटरी पर लाया जाए? स्थिति वहाँ बहुत ख़राब है। आपने ये सही कहा कि जो मुंबई में लोकल ट्रेन का मुंबई की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा एक योगदान होता है। मैं खुद करीब 15-20 साल पहले मैं इन लोकल ट्रेनों में मैंने सफर किया है। जी, तो मैंने भी किया आपको है। यदि उसमें आपने ध्यान दिया होगा कि कितनी भीड़ होती है। बिल्कुल। यदि उसी तरह की भीड़, यदि हम उसको वैसा ही भीड़ हो, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग तो छोड़ दीजिए, उसमें वहां पे एक्चुअली सांस लेने का तक का कई बार रूम नहीं होता। तो इससे यदि हम पूरी तरह यदि इसको अलाउ कर देंगे तो जो केसेस में जो वृद्धि आएगी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए हमें एक मिडिल पाथ तो लेना ही पड़ेगा, जो कि अभी लिया जा रहा है। क्योंकि यदि आपके केसेस यदि बहुत ज्यादा और बढ़ जाएंगे तो फिर तो इकोनॉमी पे जरूर उसका भी असर पड़ेगा। तो यदि हम मिडिल पाथ ना लें तो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म में जो इकोनॉमी पे असर पड़ेगा वो ज्यादा और खराब रहेगा। इसीलिए हमें जैसे कहते हैं कि एक्चुअली पग आगे बढ़ना है देख देख के, तो वैसा ही हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, एक कोरोना से जुड़ा सवाल और आपसे लेता हूँ। देखिए, ये निश्चित नहीं है कि ये कोरोना का इफेक्ट कब तक कम होगा, और हिंदुस्तान में 1 वर्ग किलोमीटर में 428 लोग रहते हैं। चाइना हमसे ज़्यादा पॉपुलेटेड है, लेकिन 1 वर्ग किलोमीटर में 118 लोग वहाँ रहते हैं। ऐसे में जब अनलॉक 2 होने वाला है, अनलॉक 1 के बाद प्रधानमंत्री जी ने सारे मुख्यमंत्रियों के साथ 2 दिन लगा के बैठक भी कर ली है। अब
जाहिर सी बात है कि कोरोना के साथ ही हमें जीना सीखना होगा और इसके साथ ही हमें सारी एक्टिविटी खोलनी होगी। यही अब हमारा एजेंडा है, यही इसी एजेंडे के साथ सरकार भी चलना चाह रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर चलना है तो एक तरफ हम डरे भी रहेंगे कि केस पकड़ेंगे, एक तरफ ये भी है कि भाई हमें खोलना भी है। तो इस बीच में सबसे ज़्यादा प्रभावित आपका जो विषय है अर्थशास्त्र, वही प्रभावित हो रहा है। तो कोई एक सोची समझी रणनीति या मॉडल कि भाई अगर बंबई को खोलना है तो इसके लिए ये वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ लाई जाए, कुछ ऐसा किया जाए, बसों की संख्या बढ़ाई जाए या ट्रेनों की ही संख्या बढ़ा दिया जाए कि कम से कम एक मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इस बारे में कोई थॉट, कोई सोच या कोई ऐसी वर्किंग? हाँ, देखिए, इसमें ये तो हमें जैसे आप कह रहे थे कि भारत में जो हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी है, जितनी हमारी आबादी है, हमारे एरिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। तो यदि इसको हम ध्यान रख के यदि हम जो आंकड़े हैं उसको हम जांचें, तो हमें ये भी ज़रूर पता चलेगा कि जहां 130 करोड़ 134 करोड़ की आबादी में 4 लाख अभी केस हैं, तो इसकी एक काफी अच्छी अभी तक की वो रही है। क्योंकि यदि आप देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र जो एक राज्य है, उसकी जो आबादी है वो किसी भी जर्मनी या यूनाइटेड किंगडम उसकी उनसे ज्यादा है। बिल्कुल। तो एक राज्य की आबादी एक्चुअली देश से ही ज्यादा है, और जब हम आबादी को बराबर करके यदि हम केसों की तुलना करें तो काफी एक अच्छा अभी तक तो रहा है। लेकिन आपका कहना यह भी सही है कि हमें इकोनॉमी को बहुत ज्यादा दिन हम इसको लॉकडाउन में नहीं रख सकते, इसीलिए जो ओपनिंग अप हुआ 1 जून से, और अब ये तो अभी जब तक वैक्सीन नहीं आता हमें सारे जो प्रिकॉशंस हैं उसको लेकर, जैसे मास्क है उसको पहन के सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके हमें अर्थव्यवस्था चलानी है। और ये कुछ जो आप मुद्दे कह रहे थे ये राज्यों के दायरे में आती हैं, और राज्य भी इस पर सोच विचार कर रहे हैं और वो कदम लेंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम लोग अच्छी चर्चा कर रहे हैं, अब आखिर के 3-4 सवाल बचे हुए हैं। कोरोना की मार ने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस को कमज़ोर कर दिया है। कमज़ोर बैंकिंग सिस्टम के सहारे इकोनॉमी को ग्रोथ देना कितनी बड़ी चुनौती है इस समय? ये आपका जो कहना है वो उचित है कि बैंकिंग सेक्टर में हमें बहुत ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि इस महामारी में हम एक बैंकिंग सेक्टर जो वीक था उस पे थोड़ा दुर्बल था। ये महामारी के पहले ही ये दुर्बलता देखी गई थी। तो इसमें यदि आप ध्यान दें तो जो जैसे आप 3 लाख करोड़ की जो ऋण की जो MSMEs जो छोटे उद्योग हैं उनको जो ऋण की जो पैकेज दी गई है, उसमें अभी ध्यान दें तो इस साल MSMEs को ना प्रिंसिपल वापस करनी है ना उनको इंटरेस्ट वापस करनी है। तो इस साल तो कोई उन्हें मतलब कैश फ्लो नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल उनकी डिमांड भी काफी कम रहेगी। लेकिन ये 4 साल की जो लोन है, 4 साल की लोन में इसकी जो भरपाई होगी वो अगले 3 सालों में होगी। और तो इसमें हमने ये इस तरह सोचा है कि आगे चल के जो है, क्योंकि हमने रिफॉर्म्स लिए हैं, रिफॉर्म्स के कारण और बाकी जो महामारी है उसमें भी संतुलन आएगा, उसमें भी कमी आएगी, तो आगे चल के जो विकास दर है वो बढ़ेगी। और जैसे कहते हैं कि जब एक राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, जब आपका जो राइजिंग टाइड, जैसे समुद्र में जब पानी वो होता है तो सारे जो नाव है वो ऊपर से चले आते हैं, इसी तरह जब विकास दर बढ़ेगी तो उसके चलते आपके सारे कंपनियों की जो फंडामेंटल्स हैं, उनकी जो सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन, उसमें भी सुधार आएगा। तो मुझे लगता है कि क्योंकि 4 साल की एक इनकी लोन रखी गई है तो ग्रोथ वापस आ जाएगा, तो जो डिफॉल्ट्स हैं वो कम रहेगा, तो फाइनेंशियल सेक्टर में उतना असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहते हुए मैं जरूर ये चेतावनी जरूर रखना चाहूंगा कि हमें फाइनेंशियल सेक्टर पे बहुत
बहुत बारीकी से ध्यान देना जरूरी है। छोटी अवधि यानी शॉर्ट टर्म में डिमांड बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि जो डिमांड है वो काफ़ी कम हो गई है। क्षेत्र में बोल रहे हैं आप? मैंने कहा कि जो शॉर्ट टर्म जो डिमांड है, जो विपक्ष आरोप भी लगाता रहा है कि भाई अगर पैसा लोगों के जेब तक नहीं पहुंचेगा तो डिमांड कहां से आएगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यवस्था की गई है आत्मनिर्भर भारत में, गरीब कल्याण योजना में, या जिस भी स्पेस से, जिस भी पेस से इकोनॉमी चल रही है, इसमें डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है कि भाई मार्केट में थोड़ा मोशन आ जाए, गति आ जाए। इस पे हम चर्चा कर रहे थे आगे उपेंद्र जी। यदि आपको ध्यान होगा, जब मैं कह रहा था कि जो अनिश्चितता है, अनिश्चितता महामारी के कारण है, और इसके अनिश्चितता जब तक रहेगी, जो आवश्यक वस्तु है उस पे परिवार जरूर खर्च करेंगे, लेकिन जो वस्तु आवश्यक नहीं लगता है उस पे खर्च करने में जरूर संकोच करेंगे लोग, क्योंकि उनको ये लगेगा कि जो हमारे पास जो भी थोड़ा पैसा है उसको रख लें, हो सकता है कल के रोज इसकी जरूरत पड़े। तो ये अनिश्चितता के कारण जो है डिमांड पे असर पड़ता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा कि 2 हफ्ते पहले जो हमारे विश्व भर में जो एक बहुत ही फेमस अर्थशास्त्री हैं जोसेफ स्टीग्लिट्ज, जो नोबेल प्राइज विजेता, उन्होंने भी यही लिखा था। उन्होंने तो यही कहा था कि जो बाकी देश जो डिमांड के लिए जो कैश दे रहे हैं, वो जब तक अनिश्चितता रहेगी उससे उसका लाभ आएगा नहीं। और इसमें जैसे मैं कह रहा था कि नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च जिन्होंने इसमें शोध किया है, जो चेक्स जैसे अमेरिका में भेजे गए, वो चेक्स उसका जो उपयोग है सिर्फ और सिर्फ खाने की चीजों में और जो आवश्यकता की चीजें हैं उन्हीं पे खर्च किया गया है। ड्यूरेबल आइटम्स और जैसे डिस्क्रिशनरी आइटम्स हैं उन पे खर्च नहीं हुई है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब अनिश्चितता कम हो जाएगी, तब यदि हम डिमांड पुश करें तो उसका जो लाभ है वो काफी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल न कि तो हमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि सही समय हमें उसके लिए वेट करना है। जब अनिश्चितता कम हो जाएगी, तब यदि हम उसका जो पुश है वो करें तो उस पर जरूर अच्छा एक फल आएगा। तो जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, यहाँ पे सब्र करना जरूरी है, क्योंकि अनिश्चितता जो है वो आपकी महामारी से आ रही है, और अभी यदि हम करें तो इसका लाभ शायद ना हो। तो ये हमें ध्यान रखना काफी जरूरी है। अब आखिरी 2 सवाल, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए सरकार के पास क्या योजना है? यदि कोरोना संक्रमण नियंत्रण में नहीं आता तो सरकार को दूसरे लॉकडाउन लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, तो इसका आर्थिक प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि हम अब लॉकडाउन नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितना कुछ हुआ है उसमें बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। एक आंकड़ा बता रहा है करीब 12 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि मैं नितिन गडकरी साहब का इंटरव्यू कर रहा था ऐसे ही स्काइप पर जैसे आपका चल रहा है, तो उन्होंने कहा था कि मैं 2025 से पहले मेरा ये प्रॉमिस है कि 5 करोड़ रोजगार मैं पैदा करूंगा। आप किन किन सेक्टरों में रोजगार की बड़ी संभावनाएं तलाश पा रहे हैं और देख पा रहे हैं? देखिए, इसमें जो अभी शॉर्ट टर्म में सरकार ने जो मनरेगा है, मनरेगा की जो उसमें उसकी राशि है उसको बढ़ाया है, और हम जो आंकड़े जिसको हम फॉलो कर रहे हैं उससे मनरेगा में लोगों का जो काम करना वो काफी बढ़ा है पिछले कुछ सप्ताहों में। इसके अलावा जो अभी माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, उनके लिए जो रोजगार का उसका भी पैकेज लाया गया है, ताकि जो लोग वापस जा रहे हैं तो वो जहां पे वापस गए हैं वहां पे रोजगार कर सकें। तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म, मीडियम टू लॉन्ग टर्म में, जैसे पहले भी हम बात कर रहे थे, फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां बनानी बहुत जरूरी हैं। इसमें हमने जैसे कहा था कि जैसे निर्यात की हम बात कर रहे थे, जो मैंने अध्याय की बात करी थी, उसमें हमने अनुमान लगाया था कि यदि हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं उस पे यदि हम ध्यान दें, सारी ऊर्जा जो है उसमें केंद्रित करें,
तो उसमें 2025 तक करीब 4 करोड़ 4.5 करोड़ नौकरियां बन सकती हैं, अच्छी नौकरियां बन सकती हैं। 2030 तक करीब 8 करोड़ नौकरियां बन सकती हैं। तो ये एक अच्छा एक जिसमें हमें पूरी तरह केंद्रित होकर उसमें सारी ऊर्जा हमें उसमें ध्यान देना चाहिए। नंबर एक। दूसरा जो हमने अभी जो कदम उठाए हैं एग्रीकल्चर में, जिसके चलते आपकी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग और जो स्टोरेज है, तो इसमें काफी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाता है। तो ये सेक्टर्स में मुझे लगता है कि आगे चलते हुए रोजगार बनेंगे। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में छोटे उद्योगों के लिए काफी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो दूसरा ये है। तीसरा, जो सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर पुश, जो एक 103 लाख करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुश है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी काम होता है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफी सारे रोजगार बनते हैं। तो तीसरा, कंस्ट्रक्शन में काफी रोजगार बनने की चांस है। और चौथा, जो जैसे हमने लेबर कानून पे काफी कदम लिए हैं, जिससे कंपनियां और जो निवेश है वो बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी नौकरियां बनने की गुंजाइश है। तो ये 4 सेक्टर मुझे लगता है कि आगे चलते हुए अगले 3-4 सालों में काफी रोजगार इसमें बनेगा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने जीवन में बहुत ही माने सादा जीवन, उच्च विचार का उन्होंने पूरे जीवन में पालन किया है। उनका व्यक्तिगत अर्थशास्त्र बिल्कुल कुछ भी नहीं है कह सकते हैं, उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं बनाया, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने $5 ट्रिलियन तक ले जाने का लक्ष्य 2025 तक उन्होंने रखा है। जाहिर सी बात है कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन के उभरा है और भारत उनके नेतृत्व में बहुत प्रासंगिक भी बना है। आप एक वैश्विक अर्थशास्त्री होने के नाते उनके व्यक्तित्व में आप क्या खूबियां देखते हैं और क्या आप पूरे तरीके से भरोसा करते हैं कि हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में? जरूर। जो हमने जुलाई 2019 में जो आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो प्रस्तुत किया था, उसमें हमने साफ रणनीति दिखाई थी, जिससे कि निवेश पे ध्यान देके, निवेश के कारण जो है निर्यात बढ़ता है, निवेश के कारण जो रोजगार भी बनती है। तो रोजगार और निर्यात जब होता है तो लोगों के हाथों में पैसा आता है, जिसके चलते डिमांड बढ़ती है। जो हमने वर्चुअस साइकिल की एक बात करी थी, तो वो वर्चुअस साइकिल को उस पे अमल करके जो हमारी जो गोल है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उस पे हम अग्रसर हो सकते हैं। और जो कदम जो पिछले 6-7 महीने में उठाए गए हैं, इनकी जो जैसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट है उसकी काफी कमी की गई ताकि निवेश आ सके। और उसके अलावा भी जब आत्मनिर्भर भारत पैकेज में काफी सारे रिफॉर्म के कदम लिए गए हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी में भी उद्धार होगा और बढ़ोतरी होगी। तो इन सब के चलते जो आगे चल के जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी की ग्रोथ रेट है, वो बढ़ेगी। ये जरूर है कि आज के तारीख में कई लोगों को लगेगा कि क्योंकि हम ऐसे एक दौर से गुजर रहे हैं जब पेसिमिज्म जो कहते हैं वो ज्यादा, वो एक्चुअली नेचुरल है कि थोड़ा पेसिमिज्म रहे, लेकिन जो कदम लिए गए हैं इसके चलते अगले साल, अगले 2-3 साल बाद जब हम देखेंगे, तो ये एक जो जैसे कहते हैं खराब सपना, छोटा सा एक खराब सपना ही रह जाएगा। बिल्कुल। लेकिन एक मेरा सवाल का उत्तर आपने नहीं दिया, आप प्रधानमंत्री जी में कितनी खूबियां और विशेषताएं देखते हैं? सबसे ज्यादा तो मैं उनकी मुझे जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, कितनी डेडिकेशन है उनकी। वो देश के लिए काफी डेडिकेटेड है। और मैंने अभी इतने काफी लोगों के साथ सीनियर्स में देश यहाँ पे और विदेश में भी काम किया है जी। सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद आता है, इतने अच्छे लिसनर हैं। मतलब उनसे जाइए, यदि आप बोल रहे हैं तो कभी वो टोकते नहीं है, पूरी तरह सुनते हैं। जो आपकी जो प्रपोजल है, जो आप सुझाव लेके जाते हैं, तो उन सुझावों को पूरी तरह अच्छे से सुनते हैं। और तो जो उनकी जो डेडिकेशन है, वो डेडिकेशन के चलते आता है कि सारे जो सुझाव हैं उनको
उनको पूरा एक स्कोप देते हैं और उसके चलते जो आइडियाज हैं, आइडियाज पे अमल होने की एक 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 अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यहाँ मुझे ये लगता है कि इनकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो ये है कि वो अपने लिए नहीं सोचते, देश के लिए सोचते हैं। और ऐसा जो कर्मयोगी है, कर्मयोगी वो एक्चुअली उस जो शक्तियां भी अच्छी शक्तियां होती हैं, वो ऐसे कर्मयोगी को भी काफी सपोर्ट देती हैं। तो मुझे लगता है इससे जरूर हमें अच्छा फल आएगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सहारा न्यूज़ नेटवर्क से बातचीत करने के लिए अच्छा खासा वक्त निकाला। हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। तो आप सुन रहे थे भारत के 17वें मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी सुब्रमण्यम को, जो बेहद ही प्रतिभाशाली हैं। आपने सुना कि तमिल परिवार में जन्म होने के बाद वो हिंदी किसी भी उत्तर भारत में पैदा होने वाले बच्चे से अच्छी ही बोलते हैं, और अर्थशास्त्र के बारे में उनकी जानकारी और कम उम्र में उन्होंने जो अपनी पहचान और जगह बनाई है वो काबिले तारीफ है। तो हमें दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे रात 8 बजे हस्तक्षेप के नए बुलेटिन के साथ। धन्यवाद, सहारा, प्रणाम।